हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में देखने वाले हैं एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जीके इंग्लिश के संभावित पेपर वाले प्रश्न। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कि एमटीएस और हवलदार एग्जाम शुरू हो रहा है 30 सितंबर से। तो उसमें साथियों 2 सेशन होता है, जो कि पहला सेशन मैथ रीजनिंग, उसमें सभी दोस्तों को केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। मेरा मानना है कि सभी दोस्त, कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो इसे क्वालिफाइंग न करे। हर एक स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से उसे क्वालिफाइंग कर लेते हैं। लेकिन साथियों मेन तो रहता है जीके इंग्लिश। बिल्कुल साथियों, आज यहाँ से आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि साथियों जो आपका एमटीएस हो या हवलदार हो, जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है ना, बिल्कुल ऐसा रहने वाला जो आज की सेशन हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस पेपर वाली पैटर्न को पूरा हल करते हैं एकदम अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझते हैं कि किस तरह का सवाल आपके पेपर में बन सकता है। तो दोस्तों, आज इस सेशन में कुल क्वेश्चनों की संख्या 55 रहने वाली है। सही करने का लक्ष्य आपका केवल 45 रहेगा। याद रखिए दोस्तों, नोट यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। पेपर का पूरा पैटर्न ऐसा रहेगा। डेली क्यूज हम लोग कितने बजे होता है? सुबह 8 बजे, दोपहर के 12:30 PM पे और शाम को 6:30 PM पे। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है दोस्तों कि हम आपको क्लास प्रोवाइड करें, और वो टाइम भी दोस्तों हम ऐसा मैनेज किए ना कि कभी हम 1 मिनट या ऊपर या कभी नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम टाइम पर आपको हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा सिद्धांत है साथियों। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज सेशन का हम लोग पहला प्रश्न और पूरा पेपर के पैटर्न को हल करते हैं। देखिए, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो साथियों जो बांसखेड़ा अभिलेख है ये हर्षवर्धन शासक से संबंधित है। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं में मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं में मालवा का पठार स्थित है साथियों। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आप सभी लोग अपना साथियों स्कोर जरूर हमें बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो साथियों जो भारत में ऐसा कब परिस्थिति आता है कि जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो साथियों जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, तब ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सबसे पहला सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? तो साथियों 1930 से स्टार्ट हुआ। और साथियों इसको किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो कहाँ से किया था? तो साथियों दांडी से किया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? क्या दोस्त? असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन आप सभी हमें दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? यदि साथियों एमटीएस या हवलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 से 5 दिनों में बिल्कुल आपको स्मार्ट तरीके से अपने ऊपर काम करना है। और देखिए दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे, जैसे टॉपिक आपका हो गया, एक तो उत्सव हो गया, एक तो मेला हो गया, जनगणना हो गया, अनुच्छेद हो गया साथियों, और आपका प्रसिद्ध पुस्तक होगा, स्मारक हो गया, और आपका संगठन हो गया, और आपका मेन साथियों बैंक। ये आपका इसलिए हम बैंक बोले क्योंकि काफ़ी दोस्त इसको नज़रअंदाज करें और स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रहा हूं उस लेवल की, और देख रहे हैं कि उस दोस्त में जो बैंक के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्किप कर रहे हैं। भाई आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट पूछा जाता है एमटीएस में। तो याद रखिए, यहाँ सवाल आया इसलिए हमने बैंक से मतलब की टॉपिक उठाया। जैसे प्लास्टिक मनी के रूप में किससे जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को साथियों, सीसी को। ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और सबसे बड़ी बात है साथियों, साइंस का कम से कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। याद रखिए 25 क्वेश्चन में ही साथियों वो पूरा आपका टॉपिक कवर करना है। देखिए, बुद्ध जी ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। बताइए साथियों, महात्मा जी ने जो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया और वहीं से अपना कार्य का क्या कर दिया था? नींव रख दिया था। तो सभी को पता होगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में पड़ता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो बताइए साथियों, तो अशोक को क्या कहा था? शिलालेखों का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं? तो बताइए साथियों, जो आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर होते हैं ये साथियों आपका पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं। याद रखिए, अंध यानी आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आप लोग संभावित पेपर वाली प्रश्न जरूर हल करेंगे एकदम ईमानदारी से, बिल्कुल आराम से साथियों। हम हर एक प्रश्न को, हर एक ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। मेन आपका इंग्लिश है साथी, याद रखिएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो साथियों, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाते हैं वो साथियों मूल्यह्रास घटाते हैं। क्या दोस्त? मूल्यह्रास। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो साथियों अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूं ने की थी। किसने? बदायूं ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ये रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक की यदि हम बात करें तो नंदन नीलेकणी है साथियों। ऑप्शन भी देखिए नंदन नीलेकणी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से साथी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों किसे? तो गोदावरी को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या सवाल साथियों, आप हमें 2 सवाल बता सकते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? पहली बात बंगाल, और साथियों दूसरा क्वेश्चन बताइए बिहार की शोक नदी। ये दोनों आप लोग हमें राइट ऑप्शन क्लिक करके बताएंगे दोस्तों। एक तो आप हमें बताएंगे दोस्तों किसका? एक तो हमें बताएंगे मेरे भाई बंगाल का। क्या साथी? एक तो बंगाल का बताएंगे शोक, और आपका दूसरे नंबर पे किसका मेरे भाई? बिहार का बताएंगे। चलिए राइट ऑप्शन दोनों का हमें आप लोग जवाब बताइए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था? तो साथियों सिडबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1990 में हुई थी। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्री द्वारा ही निभाई जाती है? बताइए साथियों ऐसा किस नृत्य में होता है जो कि पुरुष पात्र होते हैं लेकिन उसमें स्त्रियां ही उसकी भूमिका निभा देती हैं? बताइए। तो ये डोमाकच में होता है। ऑप्शन बी डोमाकच बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो साथियों डुरंड रेखा का निर्धारण आपका ये 1893 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस बार आप लोग एमटीएस में एक सिलेक्शन एक सीट कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका एमटीएस एग्जाम होता है ना कि आप जो पहली बार भाई लोग हमारे फॉर्म भरेंगे तो उन लोगों को काफ़ी डर लगता होगा, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों एमटीएस ऐसा एग्जाम है केवल 2 सब्जेक्ट से ही आपका एक सीट कंफर्म करता है। और मेरे भाई सबसे ईजी पेपर रहता है, सबसे ईजी। लेकिन हाँ दोस्तों थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। सभी को पता होगा सरकारी नौकरी की बात है, यदि पढ़ेंगे नहीं तो मतलब कि कोई भी एग्जाम हो बिना पढ़े तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाई जो मेन आपका रहता है ना एमटीएस का ना बहुत ईजी होता है यार। इंग्लिश तो मान के से या जीके से भी सरल होता है, ये हम बता दें आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन काफ़ी दोस्तों को डर लगता है, लेकिन भाई डरने की बात है, अगर डरेंगे नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। याद रखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं? तो साथियों इनमें से जो आंत ज्वर होता है ना ये आपका बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये कहाँ के रोग है? मानव रोग है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व साथी मेरे कौन है? तो हमने बताया था आपको फ्लोरीन है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
एक हार्स बराबर कितना होता है, एक हार्स बराबर यानी वाट में कितना हो जाएगा। आपने दोस्तों अपने घर में देखा एक HP बराबर आपने पढ़ा होगा तो कितना वाट होता है, 746 वाट होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रहा है। एक HP बराबर क्या है यानी हार्स पावर 746 वाट होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। तो साथियों जिस तरह से आपका MTS पेपर बनेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही साथियों पेपर हमने हल किया आपके लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी दोस्त आप लोग केवल 1 सेकेंड के लिए टाइम निकाल के हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपका एक लाइक होता है बिल्कुल हम लोग को मोटिवेट करता है कि आप लोग कितना हम लोग कर सकें कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा तरीके जाए। आप देखेंगे साथियों जिस दिन से आप हमसे जुड़े हैं, जितने भाई एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि वो टाइम हमने मिस किया कि आपको क्लास ना दे प्रोवाइड ना हुआ हो, आपको डेली का डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं साथियों। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। तो साथियों ये HNO3 होता है, यानी HNO3 क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही जरूरी सोना याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21। निम्नलिखित में से किस यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है। बताइए साथियों किस यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है लेकिन साथियों वह वास्तव में उद्यान नहीं है। तो साथियों ये कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ना ये, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। देखिए 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो साथी ये केरल में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आगा खा कब कौन से खेल से संबंधित है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। तो आगा खा कब कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि निम्न में से क्या है। तो साथियों लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो अवधि होती है यानी टाइम पीरियड होती है वो साथियों केवल 1 महीने के लिए होती है। कितने, केवल 1 मंथ के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखिए कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन देखिए ध्यान से, उसके बाद बताइए कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए कर्क रेखा सबसे पहले सभी को पता होगा बांग्लादेश से गुजरता है, म्यांमार से भी गुजरता है भाई, भारत से भी गुजरता है, लेकिन बस आपका दोस्त पाकिस्तान से नहीं गुजरता है मेरे भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्र सरकार के विकास व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। एक प्रकार साथियों यहाँ एक प्रकार का ये सवाल बनता है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार का जरूर MTS सवाल पूछता है, इनसे रिलेट करके कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेता है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में साथियों रक्षा व्यय शामिल नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो साथियों सभी को पता होगा जो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था ना। काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो इन नृत्य में से शास्त्रीय रूप कौन सा साथी मेरे, तो ये मेरे भाई कथक है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इनसाइड IB एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे। भाई साहब इतने बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं MTS में, पुस्तक का ना क्या बताएं, बताइए। इनसाइड IB एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे। तो सर जी के शंकरन नायर थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे।
तो साथियों जो मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के लिए निर्माणों के लिए एक ही बंदे जो कि काफ़ी उन लोग उत्तरदायी थे वो पल्लव के लोग थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और पैटर्न आपको काफ़ी अच्छे से मालूम हो रहेंगे। जीके का देखिए दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो साथ ही 25 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी शिफ्ट में किसी भाई का किसी शिफ्ट में मान लीजिए पहले शिफ्ट में है तो उसके शिफ्ट में जनगणना का सवाल आएगा और दूसरे शिफ्ट में जनगणना का सवाल ना आकर आपका दे देगा साथियों पंचवर्षीय योजना का संबंध। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा आप मान के चलिए कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ के चलना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, डैश भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है वो? तो सभी को पता होगा, कथक में काफ़ी फेमस थे पंडित बिरजू महाराज जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बताइए साथियों, 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था साथियों, जो कि बिहार में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कि लखनऊ वाला, एक तो लखनऊ पहली नंबर, दूसरा मेरे भाई कानपुर वाला मेन है, क्या इन दोनों का कौन कौन नेतृत्व किया था 1857 का जो आपका संग्राम युद्ध हुआ था? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो बताइए साथी मेरे, जो आपका साथी भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 है, ये आपका नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 साथियों नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए सत्यो, मेघालय का पठार या आपका प्रायद्वीपीय खंड का क्या सत्यो भाग है? ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो साथियों इनमें से एक कायांतरित चट्टान स्लेट तो है, संगमरमर भी है, पट्टितासम या नीस है, लेकिन दोस्त आपका चूना पत्थर नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था मेरे भाई? सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन जब हुआ था साथियों, लॉर्ड कर्जन ने कराया था साथियों, जो कि 1905 से लेकर साथियों आपका 1911 तक चला था मेरे भाई। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। जो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध दौरान हुआ था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य साथी ये आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। केवलादेव भी राष्ट्रीय उद्यान जो साथी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38। अब यहाँ से दोस्तों आपको इंग्लिश का दोस्तों हर एक ऑप्शन को ध्यान से आप देखते चलेंगे, क्योंकि आप जितना ऑप्शन को तैयार कर लेते हैं ना, जो आप मीनिंग अगर पकड़ लिए भाई आपके पेपर में जरूर बनेगा, जरूर आपको रिपीट देखने को मिलेगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब सबसे पहले याद रखिए विलोम शब्द होता है द गिवन वर्ड। जैसे आपका सबटल यानी सबटल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबटल का मतलब समझिए आप लोग क्या होता है, कोमल एक प्रकार का, क्या कोमल होता है। तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपने तो काफ़ी किया होगा, जैसे कोई कोमल चीज़ है तो कोमल है, उसका विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई से चीज़ हार्ड या तो कठोर, सॉलिड जिसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए आपका क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? क्राफ्टी का मतलब एक प्रकार का होता है चालाक, क्या दोस्त? चालाक होता है, या तो धूर्त भी बोल सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद मेरे भाई हर्ष का मतलब आप समझ सकते हैं, काफ़ी मतलब हर्षोल्लास होता है, बुद्धि वाला। और फेंड का मतलब क्या होता है बताइए? राइट, हर्ष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? बहुत ही मतलब कि कठोर वाला, दिल वाला भी होता है ना हर्ष, तो क्या हो जाएगा? सबटल क्या हो जाएगा? हार्श ही हो जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब फेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का हल्का, धीमा, और आपका स्लाइट मतलब थोड़ा, कमज़ोर। याद रखिए दोस्त, यहाँ से सबटल क्या होगा? हार्श, जो कि कठोर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक क्वेश्चन ये रहेगा या तो एक क्वेश्चन साथ मिस स्पेल्ड रहेगा। बाई चांस आपका लक्ष्य दिया तो दोनों क्वेश्चन होगा।
अगर इस तरह का साथियों आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो मान के चलिए केवल एक एक वर्ड से वो मिस्टेक रहेगा। जैसे देखिए मैनुअल, मैनुअल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का शारीरिक होता है, और आपका ग्रेजुअल, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुअल का आपको स्पेलिंग ध्यान देना पड़ेगा। मैनुअल जैसे आपका शारीरिक होता है ना, उसी प्रकार दोस्तों ग्रेजुअल, जैसे ग्रेजुअल का स्पेलिंग आपको क्या पढ़ा होगा, GRA होता है, DUAL होता है ना, ये होता है ना, जिससे आप लोग बोलते हैं क्रमशः, क्रमिक, ग्रेजुअली जिससे बोला जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा है साथी। ओके देखिए यहाँ पर डी दिया है ग्रेजुअल का राइट, इसमें देखिए जे दे रखा है। अब म्यूचुअल का एक प्रकार क्या होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आपसी, आपसी जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल होता है। और यूजुअल क्या होता है, एक प्रकार का सामान्य होता है, सामान्य। तो इस तरह से हम लोग का बी साथी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दिस डिस्काउंट कूपन और फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो साथियों आपने देखा होगा कोई भी साथियों आपका कूपन रहता है, जिस डेट से इशू रहता है वो कितने महीने तक रहेगा, यानी 6 मंथ तक इशू रहेगा। तो आप लोग इसमें फिल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक बैठेगा वो। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज कीजिए आप लोग। दिस डिस्काउंट कूपन आर, दिस जो डिस्काउंट कूपन है आर क्या दोस्तों, अटेस्टेड, अटेस्टेड मतलब एक प्रकार क्या होता है, सांख्यांकित होता है। क्या दोस्तों, सांख्यांकित होता है। और आपका क्या सांख्यांकित कि टेस्टेड, कि आपका चखना, स्वाद लेना, कि स्वाद लेना फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट से इशू हुआ है केवल 6 महीनों के लिए। क्या दोस्त, दिस डिस्काउंट कूपन आर वैलिड, क्या हो दोस्तों, वैलिड होगा ना मेरे भाई। कोई कूपन किसी वैध मतलब कि 6 महीनों के लिए वैध होगा जब इसका, जैसे कि आज से आपका ये आपका जारी हुआ है, तो वैलिड होता है ना मेरे भाई। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉलिड तो समझ सकते हैं कठोर होता है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपके पेपर में सिनोनिम्स डायरेक्ट पूछेगा। यानी सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची होता है। जैसे स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तो कठोर का बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा। क्या, स्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है कठोर ही होता है। आप समझ सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट टीचर रहते थे हम लोग के समय ना, तो इसको। और मिल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का होता है मेरे भाई। सिनोनिम्स बिल्कुल सेम मीनिंग बताना रहता है साथियों, ऐसा नहीं कि अपोजिट, एंटोनिम की तरह नहीं। और आपका लेनियन का मतलब क्या होता है, लेनियन का मतलब उदार होता है मेरे भाई। और आपका जेंटल, सभी को पता है सज्जन पुरुष। तो स्टर्न का क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। Why did you spend so much money on old and useless furniture? ग्रामेटिकली एरर आपको बताना है। तो दोस्त आपका MTS जो सिलेबस जारी किया है, पहला इंग्लिश का चैप्टर में पहला ही चैप्टर स्पॉटिंग एरर दिया है। तो बताएं सभी दोस्त, Why did you spend so much money on old and useless furniture? आप क्यों फालतू का मनी स्पेंड करें साथियों आप लोग, और उस यूजलेस, पुराना और यूजलेस फर्नीचर पे, बताइए, तुरंत बताइए मेरे भाई। देखिए दोस्त, हमेशा यदि आपके पेपर में वाई डिड दिया है साथियों, देखिए दोस्त, हमेशा जैसे आपका डिड के बाद आने वाली, क्या मेरे भाई, डिड के बाद आने वाली, डिड के बाद, या जैसे डिड यू स्पेंड दिया है ना, तो हमेशा दोस्त वर्ब की क्या होती है दोस्त, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या दोस्त, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे आपका वाई डिड स्पेंड, तो स्पेंड नहीं होगा मेरे भाई। वर्ब हमेशा हमने आपको बताया कि डिड के बाद आने वाली वर्ब क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होती है और होगी, तो स्पेंड की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पेंड हो जाएगा। ये हमेशा बात पकड़ के चलिए दोस्त, वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए आपका राइट क्या हो जाएगा, वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी एंड ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। हमेशा याद रखिए, वाई डू स्पेंड की जगह क्या हो जाएगा, वाई डिड यू स्पेंड हो जाएगा। क्या दोस्तों, वाई डिड यू स्पेंड हो जाएगा। तो इनमें से ग्रामेटिकली एरर कौन सा बनेगा, वाई डिड यू स्पेंड बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। क्या मेरे भाई, 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो वाई डू स्पेंड की जगह क्या हो जाएगा, वाई डिड यू स्पेंड हो जाएगा, डी लग जाएगा ना कि टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड।
प्रोवोक सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। प्रोवोक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भड़काना है। यदि दोस्तों आपने इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं ना, यदि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही पढ़ते आ रहे होंगे या इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग याद करते हो तो भी साथ ही आपका पूरा मतलब कि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे प्रोवोक का मतलब भड़काना होता है, और एनर्गिक का मतलब क्या होता है? इनरेक का मतलब क्रोधित करना होता है, और ग्रेटिफाई मतलब एक प्रकार का क्या होता है? घूस देना, संतुष्ट करना होता है। और आपका प्लेकेट का मतलब सांत्वना देना, जिसे हम लोग सांत्वना देते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? प्लेकेट बोलते हैं। और हिंडर का मतलब क्या होता है? बाधा रोकना है। तो भड़काना क्या हो जाएगा? तो एनरेग हो जाएगा, यानी आपका क्रोधित करना हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। माई एम्प्लॉयर माई सैलरी लास्ट ईयर, बताइए माई एम्प्लॉयर राइज, आपको यहाँ से क्या करना है मेरे भाई? फर्स्ट फॉर्म का देखना है भाई। देखिए दोस्त, टेंस इस तरह का टेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे माई एम्प्लॉयर लॉयर, माई एम्प्लॉयर राइज, माई एम्प्लॉयर राइज क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा टेंस है? क्या बता सकते हैं? लास्ट ईयर किस में होता है? पास्ट में हो जाता है कि नहीं? बताइए। लास्ट ईयर मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है मेरे भाई। तो हमेशा याद रखिए पास्ट इंडिफिनिट में, और इसमें कौन सी वर्ब लगती है? तो मेरे भाई सेकेंड फॉर्म लगती है। जैसे आपका मान लीजिए वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जिससे आपने देखा होगा रेज, RAISC, रेज का सेकेंड फॉर्म रेज्ड होगा। और फिर रेज्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी यही होगा, RESED रेज्ड होगा। उसी प्रकार राइज का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइजन हो जाएगा। तो मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा? माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेज्ड। हमेशा आएगी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। काफ़ी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखिए रेज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रेज्ड ही होती है, राइज की। ओके दोस्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पहले आपको इस तरह का यदि क्वेश्चन सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स दे तो आपको पकड़ना है तो किसका ये टेंस है? स्वामी दयानंद द आर्य समाज, मतलब इन्वेंट किया था क्या? जो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने की थी। ये तो आपका जीके में भी महत्वपूर्ण भूमिका रोल निभाएगा। जिसे देखिए स्वामी दयानंद इन्वेंटेड, क्या उन्होंने आविष्कार किया था क्या? कि डेवलप किया था, कि विकसित किया था, कि उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था, खोजा था, कि उन्होंने फाउंड किया था? उन्होंने स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज। इसका मतलब क्या किया था? स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। सीज, सीज का मतलब कोई होता है ना, सीज कर दिया जाता है बंद करना। कभी कभी हम लोग का गाड़ी चलाते तो हम लोग का सीज हो जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा। तो बताइए दोस्तों, सीज का मतलब बंद करना। तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? स्टॉप रोकना हो जाएगा, कि कैच पकड़ना हो जाएगा, कि आपका हाल्ट हो जाएगा, रुकाव पड़ाव क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान देना है। जिसे बंद करना तो शुरू करना, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन। जिसे बंद करना क्लोज, तो स्टार्ट मतलब आरंभ, स्टार्ट शुरू करना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो मेडियोकोर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का औसत दर्जे का, जिसे आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही औसत दर्जे का है। और लेजिबल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पढ़ने योग्य होता है। क्या मेरे पास स्पेलिंग देखते रहिएगा। और ओपेक, जिसे आप लोग अपारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शी। और सजेशन देखिए SUG, सजेशन की स्पेलिंग क्या होता है? SUGG होता है, ESTIN। जिससे आप लोग सुझाव किसी को देते हैं उसको क्या बोला जाता है? सजेशन बोला जाता है, सुझाव देना होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। योर गेस इज ए गुड एज अ माइन वन इडियम। इसका मतलब मुहावरा में, जैसे साथियों आपके लिए क्या होता है? कोई आप लोग उत्तर देता है या उत्तर के लिए विचार आप लोग रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? योर गेस इज अ गुड एज माइन। इसका मतलब उत्तर के लिए विचार न होना। यहाँ पे क्या दोस्तों? न होना, याद रखिए। योर गेस इज ए गुड एज अ मीन, इसका मतलब क्या दोस्तों? उत्तर के लिए विचार न होना। तो इसका क्या हो जाएगा? बताइए।
टू हैव द सेम आइडिया या टू हैव नो आइडिया, बताइए। जैसे हम लोग उत्तर के लिए विचार नहीं होता है तो हम लोग को नो आइडिया होता है ना, तो टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, इस आंसर का क्या आइडिया हमारे पास नहीं। टू प्ले अ गेसिंग गेम, बिल्कुल रॉन्ग। टू हैव अ बेटर आइडिया दैट अदर, बिल्कुल रॉन्ग। टू हैव द सेम आइडिया एज एन अदर, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे पास जब कोई उत्तर ही नहीं है तो हमारे पास कोई मतलब विचार ही नहीं है उस उत्तर के लिए, तो साथ योर गेस इज ए गुड माइंड इडियम बताना है। टू हैव अ नो आइडिया ऑफ दिस आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द यंग ऑफ ए फ्रॉग, बताइए द यंग ऑफ ए फ्रॉग को क्या बोला जाता है? यंग के नौजवान बच्चे को, मेढक के बच्चों को क्या बोला जाता है? सर जी टैडपोल बोला जाता है। क्या मेरे भाई, टैडपोल बोला जाता है ना, तो ऑप्शन नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर। बिल्ली के बच्चों को क्या बोला जाता है? किटन। पप मतलब क्या होता है, सभी को पता है, पप्पी जिसे बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोला जाता है ना, तो टैडपोल किटन आपका बिल्ली के बच्चे को। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। Wheat is widely grown but the output is not large। wheat is तो वाइडली बहुत ही अच्छे हो रहा है, लेकिन आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो अच्छा नहीं बना रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके जगह क्या हो जाएगा तो मेरे भाई बताइए। हमेशा याद रखिए, ग्रो अब अगर आए तो अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो तुरंत आप लोग थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। जैसे ग्रो का मतलब ग्रो क्या होता है? उपजना होता है। वीट इज वाइडली ग्रो, अगर हम लोग ग्रो करते तो साथ क्या होता है? उपजना। तो यहाँ लेकिन दोस्तों बट द आउटपुट इज़ नॉट लार्ज, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आउटपुट जो निकल रहा है वो लार्ज नंबर में नहीं निकला है, तो ग्रोन होगा मेरे भाई। किसका? ये थर्ड फॉर्म है ग्रो का, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ग्रास का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का एकल कुल, और आपका ग्रोन का मतलब दर्द से कराना, इससे भी आपको देख कर आना पता चलना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से भी। ग्रोन का मतलब दर्द से कराना है, ग्रॉस का मतलब सकल कुल, और आपका ग्रिल्ड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दोस्तों पकाना, ग्रिल्ड पकाना। ओके, तो ग्रोन होगा। वीट इज वाइडली ग्रोन बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। तो दोस्तों कल हमने इसका पीडीएफ भेजा था, उसी को हल करा रहे हैं, ध्यान से दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस दिया रहे तो आपको पूरा ये सेंटेंस पढ़ के और जो आपका अंडरलाइंड है इसको समझ के आंसर देना। ऐसा नहीं केवल चैलेंज का आप लोग बता सकते, इसमें ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या दिया है? मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। मुझे मालूम है, मुझे कन्फर्म श्योर है कि आप जरूर अपने आप को प्रतिदिन साथियों एक नई चैलेंज देते ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप लोग अप्रूव करते हैं, मंजूरी देते हैं, बताइए कि आप लोग कैरी करते हैं, बताइए कि आप लोग ढोते हैं, कि आप लोग प्लेस करते हैं, मतलब स्थान करते हैं, कि आप लोग क्वेश्चन अपने आप से करते हैं। बताइए दोस्तों, अपने आप साथियों प्रश्नचित जरूर करते होंगे कि आप लोग अपने आप को जरूर चैलेंज देते होंगे, आज मुझे ये करना है, मुझे इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। तो अपने आप से क्या करें आप लोग? उत्तर करें ना, क्वेश्चन करें ना, आंसर करें ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, इसका मतलब वन वर्ड में बताना है। जैसे कि टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, जैसे कि अपनी तरह के अन्य लोगों के साथ जिससे जुड़ने की प्रवृत्ति। जैसे आप जिस तरह हैं, आपको काफ़ी दूसरों से मिलने या घूमने फिरने जाने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे आप लोग जुड़ाव करते हैं एक दूसरे से ने, प्रवृत्ति होती है एक प्रकार के ने, कि जैसे आप हम रहते हैं बिल्कुल हम सोचते हैं कि वैसे ही अगला बंदा रहे। तो अपनी तरह के जैसे कि अपने ही तरह के मतलब कि अन्य लोगों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, अन्य लोगों से साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, अपनी तरह के अन्य लोगों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, उससे क्या बोलेंगे दोस्तों? पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा, या वेनियल या आपका ग्रेगेरियस या पेडेंटिक। तो मेरे भाई सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन ग्रेगेरियस हो जाएगा। अब ग्रेगेरियस का मतलब क्या? लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला। और आपका दोस्तों पेडेंटिक का मतलब क्या होता है? पंडिताऊ जो करने वाला होता है, पांडित्य दिखाने वाला। और आपका वेनल का मतलब क्या होता है? क्षमा योग्य, पाप या गलती, मामूली गलती से जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आपका वेनियल बोलते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विस्कस। विस्कस का मतलब गाढ़ा और चिपचिपा, जिससे बोला जाता है गाढ़ा और चिपचिपा, तो उससे क्या बोलेंगे? वाटरी बोले जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। वाटरी कैसा होता है? लिक्विड तरह का हो जाता है, जिससे आपका ये बहुत ही गाढ़ा है, चिपचिपा है,
तो क्या हो जाएगा, यदि यही आपसे हम पूछ दे कि विस्कस का साथियों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विस्कस का सिनोनिम, तो थिक हो जाएगा मेरे भाई, क्या थिक हो जाएगा, याद रखिएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज अ ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक अंधा मोड़ रहता है, वह क्षेत्र जिसे हम लोग देखे नहीं जा सकता। कोई क्षेत्र ऐसा होता है ना कि हम लोग देख ना सकते, वह एक अंधा स्थान होता है ना, अंध स्थान होता है ना, जिसे हम लोग देख ना सके, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, अ ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, क्या बिल्कुल नहीं। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, बिल्कुल रॉन्ग। अ पर्सन विथ नो इमोशनल फीलिंग, कि दोस्तों हमने आपको बताया है अब ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या हो जाएगा, एक अंधा स्थान, वह क्षेत्र जिसे देखा नहीं जा सकता। तो एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, एरिया जो आएगा दोस्तों तुम्हारे रेंज में विजन करना, जैसे देखना है कि तुम कैन नॉट सी प्रॉपरली, आप सही से देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से 54 का क्या हो जाएगा, अब ब्लाइंड स्पॉट का डी ऑप्शन, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथ ही इनकरेक्टली होता है लॉकर, रिफ्ट, टाइट। टाइट का स्पेलिंग क्या होता है, TIGHT। टाइट का मतलब चुस्त, दुरुस्त, तंग, स्टॉक। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इनकरेक्ट कौन है, टाइट है, स्पेलिंग देख लीजिए TIGHT। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी दोस्तों कि आप सभी कितना इस सेशन से, आज की नए दिन की शुरुआत थे और आप नए सेशन के साथ कितना स्कोर बना। उम्मीद करूँ दोस्तों आप सभी का स्कोर कम से कम दोस्त 50 क्वेश्चन तो सही हुआ होगा। जीके में तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पूरा सवाल कराया हुआ है। ये बार बार हम दोस्तों मतलब हमको उसमें जो 35 क्वेश्चन कराया तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता ही मिलेगा आपको। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस मेरे भाई पढ़ते रहिए यार, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए भाई, मिनी मॉक टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता है ना, उसे जरूर लगाइए दोस्तों। हम आपके लिए कुछ दिन में एक क्लोज टेस्ट का प्रोवाइड करें दोस्तों, आपको उससे आप काफ़ी अच्छे से ज्वाइन करके उसे अच्छे से हल करेंगे। ओके दोस्त, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर जितने भाई हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके चलिए मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे एक नई सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।